दिव्या आँख खोलकर बेड पर बैठ जाती है और फिर मुस्कुराने लगती है। दिव्या तो उसी वक्त उठ गई थी जब आदित्य उससे दूर हो गया, लेकिन वह देखना चाहती थी कि आखिर आदित्य क्या करेगा। कुछ ही देर में आदित्य वॉशरूम से बाहर आता है और दिव्या को एक नज़र देखकर उससे नज़रें हटा लेता है। दिव्या अपनी जगह से उठकर कबर्ड से कपड़े निकालने लगती है कि तभी दरवाजे पर नॉक होती है तो आदित्य दरवाजे को खोलता है। सामने एक सर्वेंट खड़ा था। दिव्या भी थोड़ा झांकते हुए उसे देखती है। सर्वेंट आदित्य को देखकर कहता है, सर, दादी ने आपको बुलाया है। जैसे ही दिव्या यह सुनती है, उसके चेहरे पर उदासी सी छा जाती है। आज तो वही दिन है जब आदित्य उससे दूर जाने वाला था। यह याद आते ही दिव्या के चेहरे पर जो थोड़ी सी मुस्कुराहट थी, वह पल भर में गायब हो जाती है। सर्वेंट के बोलते ही आदित्य उसके साथ चला जाता है। दिव्या बस उसे जाते हुए देखती है, फिर वह वॉशरूम में चली जाती है। कुछ देर बाद वह एक पीली साड़ी पहने हुए बाहर आती है। इस वक्त उसका सर झुका हुआ था। वहीं जैसे ही आदित्य दिव्या को देखता है, उसमें ही खो सा जाता है। दिव्या आईने के सामने खड़े होकर मंगलसूत्र पहनती है, उसके बाद सिंदूर। आदित्य अब भी दिव्या को एकटक से देखे जा रहा था। जैसे ही दिव्या अपनी नज़रें आदित्य की तरफ करता है, आदित्य अपनी नज़रें उससे हटा लेता है और अपने फ़ोन में देखने लगता है। दिव्या भी अपनी नज़रें उससे हटा लेती है। अचानक ही दिव्या की नज़र टेबल पर पड़ती है, जिसमें 2 धागे रखे हुए थे। यह धागा मंदिर में दिव्या ने पंडित जी से मांगी थी, एक तो आदित्य के लिए और एक अर्जुन के लिए। वह कुछ सोचते हुए एक धागा उठाती है। आदित्य कुछ देर फ़ोन पर देखने के बाद अपनी जगह से उठ जाता है और बाहर जाने लगता है। रुकिए, यह एक आवाज़ सुनकर आदित्य के कदम वहीं ठहर जाते हैं। उसकी धड़कन तेज होने लगती है। आदित्य वैसा का वैसा ही खड़ा हो जाता है, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखता। दिव्या अपने कदमों को बढ़ाते हुए उसके सामने खड़ी हो जाती है। दिव्या को देखकर आदित्य उसे बस देखने लगता है। दिव्या एक नज़र आदित्य को देखती है, फिर अपने हाथ बढ़ाकर आदित्य का हाथ पकड़ लेती है। जैसे ही दिव्या आदित्य का हाथ पकड़ती है, आदित्य अपने हाथ को देखने लगता है। दिव्या अपने हाथ में लिए धागे को आदित्य के हाथों पर बांधने लगती है। उसे ऐसा करता देख आदित्य बस दिव्या को ही देखने लगता है। दिव्या धागा बांधकर आदित्य को देखने लगती है, जो उसे ही कब से देख रहा था। दिव्या, कल हम मंदिर गए थे तो, इतना बोलकर दिव्या रुक जाती है और आदित्य का हाथ छोड़ देती है। उसके हाथ छोड़ते ही आदित्य बिन कुछ कहे बोले वहाँ से चला जाता है। दिव्या टेबल पर रखे दूसरे धागे को लेती है और अपने कमरे से निकल जाती है। दिव्या सीधे अर्जुन के कमरे की तरफ बढ़ जाती है। वह कमरे में पहुंचकर अंदर चली जाती है। अर्जुन के कमरे में इस वक्त कोई नहीं था। दिव्या उसके सामने जाकर बैठ जाती है। अर्जुन का चेहरा इस वक्त काफ़ी मुरझाया हुआ था। दिव्या अर्जुन को बहुत गौर से देखती है। अर्जुन भी आदित्य की तरह ही काफ़ी ज़्यादा हैंडसम था, लेकिन इस वक्त वह काफ़ी कमज़ोर लग रहा था। दिव्या कुछ पल
अर्जुन को देखने के बाद अर्जुन के हाथों में वह धागा बांध देती है और उसके हाथ को थाम लेती है और कहती है, काश कि आपने हमें अपनाने के लिए हाँ ना कहा होता तो आज आप अपने परिवार के साथ खुश रहते। आपके परिवार को इतना दर्द न सहना पड़ता और आप उनसे दूर न जाते। दिव्या अर्जुन को उसकी गलती से रूबरू करा ही रही थी कि पीछे से आवाज़ आती है, भाभी। आवाज़ दिव्या के कानों में पड़ते ही वह पीछे मुड़कर देखती है तो वहाँ गौरव खड़ा था। गौरव चलते हुए दिव्या के पास जाता है। उसको कमरे में देखकर दिव्या अपना हाथ अर्जुन के हाथों से अलग करने ही वाली होती है, लेकिन कर नहीं पाती। यह देखकर वह हैरान हो जाती है। तभी वह अपने हाथों को देखती है तो और ज़्यादा हैरान हो जाती है, क्योंकि इस वक्त अर्जुन ने दिव्या का हाथ कसकर पकड़ा हुआ था। यह गौरव भी देख लेता है। गौरव जल्दी से अर्जुन को चेक करता है। वहीं दिव्या अपने हाथों को ही देखे जा रही थी। गौरव अर्जुन को चेक करके अर्जुन से दिव्या का हाथ छुड़वाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, भाभी, आपकी एक छुअन से अर्जुन की कंडीशन काफ़ी हद तक ठीक हो गई है। यह सुनते ही दिव्या दंग रह गई। गौरव आगे कहता है, वैसे ही यह बात नॉर्मल है। कोमा में जाने पर या तो इंसान को किसी झटके की ज़रूरत पड़ती है या तो किसी के एहसास की। इतना बोलते ही जैसे गौरव को आदित्य के साथ दिव्या का रिश्ता याद आता है तो वह एकदम चुप हो जाता है। दोनों के बीच काफ़ी देर तक शांति छा जाती है। तभी गौरव दिव्या को देखते हुए कहता है, भाभी, आप यहाँ। दिव्या थोड़ा शांत लफ्ज़ों में कहती है, हम कल मंदिर गए थे ना, तो उनके ठीक होने की मन्नत के लिए धागा लेके आए थे, बस वही बांधने आई थी। दिव्या के इतना बोलते ही दोनों के बीच फिर से शांति छा जाती है। दिव्या कुछ याद करते हुए गौरव को देखती है, फिर कहती है, वैसे मुझे ऐसा लगता है कि मैंने इससे पहले भी आपको कहीं देखा है। गौरव मुस्कुराते हुए कहता है, हाँ भाभी, शायद आपने देखा ही होगा। मैं भी आदि के साथ पढ़ता था, बस सब्जेक्ट अलग थे। दिव्या तुरंत कहती है, इसका मतलब आप भी उसी कॉलेज में थे। गौरव मुस्कुराते हुए हाँ में सिर हिलाता है। ऐसे ही दोनों कुछ पल के लिए कॉलेज की यादों में बस से जाते हैं। दिव्या भी मुस्कुराते हुए कॉलेज की हर चीज़ों को गौरव से रूबरू करा रही थी। तभी अचानक से वहाँ काफ़ी नाराज़गी भरी आवाज़ आती है, आप दोनों अकेले ही यूँ गुफ्तगू कर रहे हो, मुझे बुलाया तक नहीं। आवाज़ सुनकर दोनों ही पीछे मुड़कर देखते हैं तो अनुज मुंह बनाए खड़ा था। उसे इस तरह से देख कर गौरव अपनी जगह से खड़ा होकर अनुज के पास जाता है और मुस्कुराते हुए कहता है, अरे तुझे हम कैसे भूल सकते हैं। खैर छोड़ो, आदि शायद जाने ही वाला होगा। फिर दिव्या की तरफ देखकर, चलिए भाभी, हम नीचे चलते हैं। अनुज जल्दी से कहता है, अब जाने का कोई फ़ायदा नहीं है, आदि भाई तो कब का निकल गए हैं। यह सुनते ही दिव्या अपनी जगह से खड़ी हो जाती है और बिना कुछ बोले वहाँ से निकल जाती है। दिव्या को इस तरह से जाता हुआ देखकर गौरव और अनुज एक दूसरे को देखने लगते हैं। दिव्या अपने कमरे में जाकर बालकनी की तरफ चली जाती है।
आदित्य को देखने के मकसद से वह चली तो जाती है, लेकिन उसे ये ना पता कि आदित्य को कब का वहाँ से जा चुका था। दिव्या बालकनी से बाहर देखती है तो वहाँ ना आदित्य के बॉडीगार्ड थे और ना ही उसकी गाड़ियाँ। दिव्या बालकनी की दीवार में से सटकर बैठ जाती है। आदित्य ने आज उसे बिना कुछ बोले जाकर यह साबित कर दिया था कि दिव्या उसके लिए कोई भी मायने नहीं रखती। पता नहीं क्यों, पर दिव्या को जब यह एहसास होता है तो उसकी आंखों से कुछ आंसू की बूंदें झलकते हुए उसकी आंखों से होकर गालों पर आ जाते हैं। वह शायद आदित्य को बहुत करीब जा चुकी थी। आदित्य के हर एक मूवमेंट से उसे फर्क पड़ने लगा था। दिव्या यह समझ ही नहीं पाई कि कब वह आदित्य के साथ जुड़ गई। आदित्य ने तो आज तक उससे बात तक नहीं की, लेकिन केयर तो किया था। लेकिन यह केयर करना भी तो एक मजबूरी ही थी, जैसे दोनों का रिश्ता मजबूरी का था। दिव्या को जब आदित्य के साथ उसका रिश्ता याद आता है तो उसके आंसू का बहना और बढ़ जाता है। एक बहुत ही अजीब सा दर्द जो दिव्या ने आज तक कभी महसूस नहीं किया था। दिव्या अपने दर्दों को बहा ही जा रही थी कि उसे किसी अपने के पास होने का एहसास होता है। वह जैसे ही अपने दर्द भरी आंखों से साइड में देखती है तो वह चौंक सी जाती है। दिव्या के साइड उसकी ही अच शांत से उसे ही देख रही थी। जैसे ही अच की नज़र दिव्या पर पड़ती है तो वह उसे कहती है, क्या हुआ दिव्या, तुम रो रही हो? लेकिन क्यों? तुम्हें तो पता है ना कि जिस अनचाहे रिश्ते में तुम उसके साथ बंधी हो वह तुम्हें कभी नहीं अपनाएगा। फिर ये आंसू तुम क्यों बहा रही हो? भूलो मत, उसे इस रिश्ते और तुमसे कोई मतलब नहीं है। वह जो तुम्हारी चिंता करता है वह उसकी चिंता नहीं, उसकी दादी के दिया गया आदेश है जो वह निभा रहा है। वह जो तुम्हारी केयर करता है वह उसकी केयर नहीं, बल्कि उसी मजबूरी है जो वो निभा रहा है। सब कुछ तो तुम्हें पहले से ही पता है, तो तुमने कैसे सोच लिया वह तुम्हें जाते वक्त अलविदा के लिए तुम्हारा इंतज़ार करेगा। दिव्या को आदित्य और उसके रिश्ते से रूबरू कराकर उसका अच पल भर में वहाँ से गायब सी हो जाती है। आखिर में उसकी अच ने जितनी भी बात उससे कही सही ही तो थी। दिव्या ने अनजाने में ही अपने रिश्ते से उम्मीद लगा लिया था, लेकिन आज वह पूरी तरह से समझ चुकी थी कि जिस किस्मत की वह ख्वाब में थी वह सब उसका एक ख्वाब था। उसने जो मांग में सिंदूर भरी है वह बस कुछ पलों के लिए था। गले में जो पवित्र बंधन के रूप में मंगलसूत्र पहनी थी वह पवित्र बंधन का टूटना तो तय ही था। दिव्या अपने दर्दों से बाहर तब निकलती है जब उसे रूही के बुलाने की आवाज़ सुनाई देती है। दिव्या अपने बहते आंसुओं को जल्दी से पोंछ लेती है और जल्दी से बालकनी की रेलिंग पकड़कर खड़ी हो जाती है। रूही बुलाते बुलाते बालकनी की तरफ बढ़ जाती है तो उसे दिव्या पीट करके खड़ी मिलती है। भाभी नाश्ते पर सब आपका ही इंतज़ार कर रहे हैं। रूही के बोलते ही कुछ पल बाद दिव्या बिना मुड़े कहती है, आप जाइए हम आते हैं। रूही ठीक है बोलकर वहाँ से चली जाती है। यह एहसास होते ही कि रूही जा चुकी है, दिव्या बालकनी से वॉशरूम में जाकर
अपने दर्दों को छुपाने की कोशिश करते हुए चेहरे को धोती है और फिर नीचे चली जाती है। इधर करीब 12 बजे ज्येष्ठा की आंखें खुलती हैं। उठते ही उसके शरीर पर बेतहासा दर्द होता है। दर्द से वह खुद को संभालते हुए अपनी नज़रें जब कमरे में घुमाती है तो उसे कोई नहीं दिखता, लेकिन जैसे ही वह बेड के साइड देखती है तो नफरत की आग उसकी आंखों में साफ दिखने को मिलती है। साइड में ध्रुव मुस्कुराते हुए उसे ही देख रहा था। ज्येष्ठा की आंखों में अब भी डर न देखकर ध्रुव उसके ऊपर आ जाता है और उसके गालों को सहलाते हुए कहता है, बेबी, इतने दर्द के बावजूद तुम्हारी आंखों में डर का एक कतरा भी नहीं है। ज्येष्ठा जलती हुई आंखों से कहती है, डरूंगी और तुमसे? चाहे कुछ भी कर लो, मेरे मकसद तो मैं पूरा करके ही रहूंगी। ध्रुव मुस्कुराते हुए कहता है, ओह बेबी, अगर मैंने तुम्हारे साथ फिर से वही सब किया जो मैंने रात में किया है तो तुम कब तक मुझे झेलोगी? ज्येष्ठा भी थोड़ी सी मुस्कुराते हुए कहती है, तू और कर भी क्या सकता है, और तू जितना भी मेरे साथ जबरदस्ती कर ले, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं तोड़ पाएगा। ध्रुव के होठों पर ज्येष्ठा की बातें सुनकर एक गहरी मुस्कान आ जाती है। वह ज्येष्ठा के माथे पर किस करते हुए कहता है, आई लाइक योर एटीट्यूड बेबी। इतना बोलकर ध्रुव ज्येष्ठा के ऊपर से हट जाता है और अपना पैंट पहनकर ज्येष्ठा को चादर से लपेटकर वॉशरूम की ओर चला जाता है। ज्येष्ठा तो बस उसे नफरत की नज़रों से देखने लगती है। कुछ देर बाद दोनों शावर लेके बाहर आते हैं। अब तक ज्येष्ठा का दर्द काफ़ी हद तक ठीक हो चुका था। ध्रुव खाना लेकर आता है और ज्येष्ठा की तरफ खाना बढ़ा देता है। ज्येष्ठा कुछ पल के लिए तो खाने को गिरती है, फिर उठाकर खाना खाने लगती है, क्योंकि वह जब से पकड़ी गई थी तब से उसने कुछ भी नहीं खाया था। खाना खाने के बाद ध्रुव ज्येष्ठा की तरफ एक दवाई बढ़ाते हुए कहता है, बेबी, इसे खा लो, तुम्हें पेन कम होगा। ज्येष्ठा दवाई को घूरते हुए कहती है, अपना ये दिखावा किसी और के सामने जाकर रखना, समझे? मुझे अच्छे से पता है कि तुम कितने घटिया और कितने गिरे हुए इंसान हो। ध्रुव सपाट में जवाब देता है, आई नो बेबी, लेकिन अगर तुम ये दवाई नहीं लोगी तो फिर तुम्हारा दर्द। ध्रुव के आगे बोलने से पहले ही ज्येष्ठा कहती है, तुम्हें मेरी दर्द की फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है, और मैं जीऊँ या मरूँ, तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? ध्रुव सीरियसली टोन में कहता है, मुझे फ़र्क पड़ता है बेबी। अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मेरा क्या होगा? ज्येष्ठा ध्रुव की कही बातें बिल्कुल समझ नहीं पाती। ज्येष्ठा काफ़ी कन्फ्यूजन फेस से ध्रुव को देखती है। वहीं जब ध्रुव ज्येष्ठा के चेहरे को देखता है तो उसके चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। ध्रुव अपने बाल पर हाथ फेरते हुए कहता है, मुझे पता है बेबी, मैं कुछ ज़्यादा ही हैंडसम हूँ, लेकिन मुझ पर खोकर ये भूल मत जाना कि तुम किस लिए आई हो। ध्रुव की बातें सुनते ही ज्येष्ठा अपनी नज़रें फेर लेती है। ध्रुव ज्येष्ठा के करीब जाकर बैठ जाता है और उसे अपनी गोद में बैठाकर कहता है, बेबी, अगर तुम्हें कुछ हो गया तो मुझे कौन मारेगा? ज्येष्ठा उसे घूरते हुए कहती है, लगता है मेरे हाथ से मरने की बहुत जल्दी है तुम्हें। यूँ ट्रस्ट में मैं ज़्यादा इंतज़ार नहीं कराऊंगी। बहुत जल्द अपने इन्हीं हाथों से मैं तुम्हें जान से मार दूंगी।
ध्रुव पहले ज्येष्ठा की आंखों में देखता है, फिर उसके हाथों को पकड़कर चूमते हुए कहता है, आई विल वेट फॉर यू बेबी। इतना बोलकर ध्रुव ज्येष्ठा के गालों को चूम लेता है और अपने हाथों में लिए दवाई को साइड टेबल पर रखकर ज्येष्ठा की ओर देखता है। ज्येष्ठा को सोचते हुए कहती है, क्या तुम मुझे नहीं मारोगे? ध्रुव ज्येष्ठा के होठों पर लाइट किस करते हुए कहता है, मारूंगा जिस दिन मुझे तुम्हारी दी की तरह तुम्हारी आंखों में खौफ दिखाई दिया तब। ज्येष्ठा ध्रुव की बातों को बिल्कुल भी समझ नहीं पाती। ध्रुव ज्येष्ठा को अपनी गोद से हटाकर बेड पर बैठाता है और उठकर जाने लगता है। तभी जैसे कुछ उसे याद आता है, वह पीछे मुड़कर ज्येष्ठा को देखता है और उसके करीब जाकर गले लग जाता है। ज्येष्ठा को एकदम से झटका लगता है। ध्रुव ज्येष्ठा के कानों के पास अपनी गर्म सांसें छोड़ते हुए कहता है, आई विल मिस यू बेबी। इतना बोल ध्रुव ज्येष्ठा के गालों को बाइट करके झटके से अलग होता है और कमरे से बाहर निकल जाता है। कमरे के बाहर 2 बॉडीगार्ड तैनात थे। ध्रुव जहाँ ज्येष्ठा के साथ काफी शांत था, वहीं अब उसका चेहरा कोई देख ले तो डर से ही कांप जाए। ध्रुव उन दोनों बॉडीगार्ड्स को देखकर कहता है, इसके ऊपर नजर रखो। बॉडीगार्ड सर झुकाए हाँ में सिर हिला देते हैं। कालू भी इस वक्त यहाँ आ चुका था। ध्रुव आगे आगे चलता है और कालू उसके पीछे। ध्रुव आगे बढ़ते हुए कहता है, कुछ पता चला? कालू थोड़ा सा हिचकिचाते हुए कहता है, बॉस मैंने तो पहले ही कहा था कि आदित्य सिंघानिया के बारे में पता लगाना इम्पॉसिबल है। वह अपनी डिटेल को हमेशा हिंट रखता है। आज तक उसे किसी ने नहीं देखा। वह किसी पार्टी को भी अटेंड नहीं करता। कालू की सारी बातें सुनते हुए ध्रुव अपनी जगह पर रुक जाता है और कालू को घूरने लगता है। कालू डर से अपना सिर झुका लेता है। कुछ देर तक घूरने के बाद ध्रुव फिर से चलने लगता है। वहीं कमरे में ज्येष्ठा अपने हाथ में फ़ोन लिए एक तस्वीर को देख रही थी। उस तस्वीर में 2 लड़कियां काफ़ी खुशी से गले लगे हुए थी। एक तो खुद ज्येष्ठा थी और दूसरी वही लड़की थी जिसे ध्रुव ने जबरदस्ती करके बेरहमी से गोली मार दी थी। ज्येष्ठा अपने हाथों से अपनी दी की तस्वीरों को छूते हुए बीते हुए पलों में खोसी जाती है। ज्येष्ठा चलो उठो, सुबह हो गई है। ज्येष्ठा कसमसाते हुए उठती है और फिर कंबल अपने ऊपर ढक कर सो जाती है। यह देख कर श्रेया यानी कि ज्येष्ठा की दीदी कंबल को ज्येष्ठा के ऊपर से हटाकर जग से भरा पानी उसके ऊपर डाल देती हैं। बचाओ, बाढ़ आ गई। ज्येष्ठा को ऐसे चिल्लाते हुए देख श्रेया जोर से हंसने लगती है। ज्येष्ठा मुंह बनाते हुए बेड पर बैठ जाती है। श्रेया उसके पास बैठ कर कहती है, ओह मेरी बच्ची नाराज हो गई। ज्येष्ठा मुंह फेर कर बैठ जाती है। श्रेया थोड़ा सीरियस होकर कहती है, ज्येष्ठा देख तू इस तरह गैर जिम्मेदार मत बन। जब मैं नहीं रही तो तुझे कौन उठाने जाएगा। ज्येष्ठा झट से मुड़कर श्रेया के गले लग जाती है और कहती है, ऐसा कभी नहीं होगा। मेरे होते हुए आपको अभी कुछ नहीं होगा। ज्येष्ठा की बात पर श्रेया मुस्कुराते हुए उसका सर सहलाने लगती है। ज्येष्ठा उन बीते पलों को याद करते हुए कहती है, मैंने आपसे कह तो दिया था कि मेरे होते हुए आपको कुछ नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ नहीं कर पाई।
लेकिन दी, आज मैं आपसे वादा करती हूँ कि मैं इस ध्रुव सूर्यवंशी को जब तक मैं अपने हाथों से नहीं मार देती, मैं चैन से नहीं बैठूंगी। वहीं ज्येष्ठा को फोन की स्क्रीन पर देख कर ध्रुव मुस्कुराने लगता है और उसके फोन की स्क्रीन को किस करते हुए कहता है, हाय बेबी, कितनी जहर है तुम में, मैं तो फिदा हो गया तुम्हें। दो कमरे के सीसीटीवी फुटेज से ज्येष्ठा की हर एक बात और हरकत अपने फोन पर देख पा रहा था। आज तक ध्रुव अपने ऑफिस पहुंच चुका था। ध्रुव फोन को साइड में रखते हुए कालू को घूरते हुए कहता है, अब बताओ। कालू सर झुकाए कहना चालू करता है, बॉस, मैम को सिंघानिया परिवार प्रोटेक्ट कर रहे हैं, इसलिए हम उन तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। ध्रुव आगे कुछ सोचते हुए कहता है, तुमने तो बताया था कि हमारे आदमी ने दूल्हे को मार दिया, तो फिर शादी कैसे हो गई और किसके साथ? कालू जवाब देता है, हाँ बॉस, मैम की शादी तो हो चुकी है, लेकिन किसके साथ हुई है यह अभी तक पता नहीं चल पाया। ध्रुव गुस्से से टेबल पर मारता है और कहता है, तो तुम पता कर ही क्या रहे हो? आदित्य सिंघानिया के बारे में पता नहीं लगा पाए और अपनी मैडम के बारे में पता नहीं लगा पाए। फिर कालू को गुस्से में घूरते हुए कहता है, कान खोल कर सुन लो तुम, मुझे वो किसी भी हालत में चाहिए, वरना बहुत ही बुरा होगा। कालू सर झुकाए हुए बस हाँ में सिर हिला देता है। अरे यार प्रीत, देखना कितना हैंडसम सा लड़का वहाँ बैठा है। प्रीत अपने दोस्तों की बात सुनकर पीछे मुड़कर देखती है तो देखती ही रह जाती है। सामने कुछ दूरी पर ब्लैक शर्ट और ब्लू कोट पहना अर्जुन बैठा हुआ था। अर्जुन की ये पहली झलक प्रीत ने मॉल में अपने फ्रेंड के साथ देखी थी। अर्जुन टेबल पर अकेला बैठा किसी के आने का ही इंतजार कर रहा था, लेकिन उसका पूरा का पूरा ध्यान अपने फोन पर ही था। प्रीत उसके नूर में पूरी तरह से खो जाती है। प्रीत इंटर के बाद आगे की पढ़ाई के लिए दूसरे शहर चली गई थी। इस वजह से अर्जुन को प्रीत ने न कभी देखा था और न ही उसे पहचानती थी। वहीं अर्जुन का भी कुछ ऐसा ही हाल था। उसने भी पढ़ाई दूसरे शहर में ही की और दूसरे शहर में ही अपनी कंपनी स्टार्ट कर दी थी, जिसकी वजह से वह सिंघानिया बिलत बहुत ही कम आया करता था। प्रीत अर्जुन में पूरी तरह से खोई हुई थी कि तभी उसकी एक सहेली छेड़ते हुए कहती है, अरे प्रीत, इतना ही देख उसे, कहीं तेरी ही नज़र मत लग जाए उसे। उसकी बात पर सभी सहेलियां हंसने लगती हैं। प्रीत अब अपने जगह से झटके से उठती है और उसके ऐसे उठने से सब घबरा जाते हैं, क्योंकि उन्हें प्रीत का गुस्सा अच्छी तरह से पता था। प्रीत एक सहेली को उठाती है और उसके चेयर पर बैठ जाती है। इस वक्त अर्जुन का चेहरा प्रीत के बिल्कुल सामने था। वह आसानी से अर्जुन को देख पा रही थी। उसकी हर हरकत से सारी सहेलियों के तो होश से उड़ जाते हैं। प्रीत अर्जुन में पूरी तरह से खोई हुई अंदाज में कहती है, कौन है? तभी एक लड़की वहाँ आकर कहती है, अर्जुन सिंघानिया। सिंघानिया सब सुनते ही प्रीत उस लड़की को देखने लगती है। वहीं वहाँ बैठी सभी लड़कियाँ हैरानी से कहती हैं, अर्जुन सिंघानिया। तभी उनमें से एक कहती है, अरे यार, कितना हैंडसम है ये, और मैंने तो सुना है कि इसकी कंपनी टॉप पर आती है।
इससे मिलने के लिए लोगों की भीड़ लगती है। दूसरी लड़की चहकते हुए कहती है, अरे यार, मैंने तो सुना है कि इसका भाई इससे भी ज़्यादा हैंडसम है और उसकी हर झलक पाने के लिए लोग तड़पते हैं। लेकिन अब प्रीत बिल्कुल शांत हो जाती है, क्योंकि उसे अपने परिवार और सिंघानिया परिवार की दुश्मनी के बारे में पहले से ही पता था। कुछ देर बाद प्रीत अपने सहेलियों के साथ मॉल से निकल जाती है। प्रीत बालकनी में झूले पर बैठी अर्जुन की फोटो को पकड़े पुरानी यादों में खोई हुई थी कि तभी वर्तमान में आकर एकदम से अर्जुन के फोटो को सीने में लगाते हुए कहती है, मैंने तो तुम्हें बुलाने की बहुत कोशिश की, आपसे दूर रहने की, लेकिन कभी रह ना पाई। जितना मैं आपसे दूर जाने की कोशिश करती हूँ, उतनी आपके करीब खुद को महसूस करती हूँ। इसलिए मैंने अब सोच लिया है, आप सिर्फ मेरे हैं। फिर फोटो को सीने से हटाकर सामने देखते हुए कहती है, एक बार बस आपकी पत्नी से मिलूं, फिर उसे हमेशा हमेशा के लिए इस दुनिया से अलविदा कर दूं और फिर मैं हमेशा के लिए आपको अपने पास ही रख लूँगी। वहीं आदित्य अर्जुन के ऑफिस में आते साथ काम में व्यस्त हो गया था। कुछ देर तक लैपटॉप पर अपने हाथ चलाने के बाद उसके हाथ सुख से जाते हैं। आदित्य को अचानक ही अपने कलाई पर बंधा हुआ धागा दिखाई देता है। वह धागा देखते ही आदित्य के सामने दिव्या का चेहरा उभरने लगता है। आदित्य अपने चेयर पर टेक कर बैठ जाता है और फिर वह अपनी आंखों को बंद कर लेता है। आंखें बंद होते ही आदित्य के सामने दिव्या का मुस्कुराता हुआ चेहरा दिखाई देता है। दिव्या के मुस्कुराते हुए चेहरे को देखकर आदित्य के चेहरे पर अनजाने में ही एक छोटी सी स्माइल आ जाती है। जहां आदित्य के चेहरे पर दिव्या की वजह से मुस्कुराहट आ गई थी, वहीं दिव्या जैसे ही डिनर करने के बाद कमरे में आती है तो उसे आदित्य के ना होने का एहसास दर्द सा दे जाता है। दिव्या बेड पर लेटकर सोने की कोशिश करती है, लेकिन कर नहीं पाती। काफ़ी देर की कोशिश करने के बाद भी जब दिव्या को नींद नहीं आती तो वह परेशान होकर उठकर बैठ जाती है। दिव्या को सोचते हुए सोफे की तरफ जाती है और सोफे को प्यार से छूने लगती है। दिव्या आदित्य की मौजूदगी को सोफे पर एहसास करने की कोशिश कर रही थी। दिव्या कुछ देर बाद सोफे पर ही सो जाती है। अब भी आदित्य का होना जैसे दिव्या को उस सोफे पर महसूस हो रही थी। दिव्या आज काफ़ी मायूसी में सो रही थी। वहीं आदित्य भी आज सो नहीं पा रहा था। आखिर वह देर रात को एक बार दिव्या को देख ही तो सोता था ना। लेकिन आज देर तो हो गई थी, लेकिन उसकी नज़रों के सामने दिव्या नहीं आ सकती थी और वैसे भी उसने ही इजाज़त नहीं दी थी। वह चाहता तो दिव्या को कॉल कर सकता था, लेकिन उसने तो सामने रहकर भी कभी उससे बात नहीं की। चाहे आदित्य कितना ही भाग ले, लेकिन किस्मत उसे भागने नहीं दे सकती थी। वह जितना भी दिव्या से भागने की कोशिश कर ले, लेकिन उसकी यादें कभी उसका पीछा नहीं छोड़ेंगी। आदित्य को नींद तो नहीं आ रही थी, इसलिए वह कुछ सोचते हुए अपना लैपटॉप ऑन करता है और अपने कमरे का सीसीटीवी फुटेज देखने लगता है। जैसे ही आदित्य की नज़र दिव्या पर पड़ती है,
उसे सुकून सा मिलता है। लेकिन थोड़ा नज़दीक करने पर जब वह दिव्या का चेहरा देखता है तो वह दंग सा रह जाता है। सोते हुए भी दिव्या के आंखों से आंसू बहे जा रहे थे। यह देखकर आदित्य के दिल में दर्द सा उठता है।